हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर पीआरटी जो 32/21 है उसका रिजल्ट से संबंधित हमने चर्चा की है और इडोजियर से संबंधित बातें कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे आपके जो कमेंट्स थे, सवाल थे, अभी हम उनके बारे में जानेंगे। कुछ सवाल जो मुझ तक पहुंचे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि काफ़ी समाधान हो गया है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं, चर्चा करते हैं आखिर कौन-कौन से ऐसे सवाल हैं। हो सकता है कि चरणों के भी हों, शायद उनको लाभ मिले, समाधान मिले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चर्चा करते हैं। और साथ ही अगर कोई आपको कांटेक्ट करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल दे रखा हूँ और टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के पीडीएफ या मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएंगे या ऑलरेडी बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसा कि हमने बात की डीएसएसबी से रिलेटेड या उसके रिकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। किसी का बाद में बना है, किसी का आरसीआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट थी जो कि 14 अप्रैल 2021, तो उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो वैलिड होंगे या नहीं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों का सवाल था जो कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट है वो लेट आया है। यानी कि आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन हो चुका था 14 अप्रैल से पहले, 14 अप्रैल 2021 से पहले, बट सर्टिफिकेट बाद में आया है। तो आप ये देखिए कि जो आपके सर्टिफिकेट में इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखी है, इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखी होगी, वो जो डेट है क्या वो 14 अप्रैल से पहले की उसमें ऐड है, और अगर है तो वो मान्य होगा। दूसरी बात ये, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर आरसीआई रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है, क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, वैसे तो डी ट्रिपल एस बी का रूल है कि डॉक्यूमेंट्स वो जितने भी है क्लेरिफिकेशन करके रखता है कि सब पहले का होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि आई थिंक फॉर्म भरते वक्त वो सीआरआर नंबर नहीं मांगता, उस समय शायद नहीं पूछता है। इसलिए हो सकता है कि अगर आरसीआई रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है तो वो एक्सेप्ट करे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इडोजियर फॉर्म भरिए, उसके बाद ही वो फाइनल आपको बता देगा, और वो उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा जितनी वो पोस्ट क्रिएट किया था, जो वैकेंसीज थी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का रिन्यूअल प्रॉब्लम है, जैसे कि आरसीआई रिन्यूअल प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि जब 100 सीआरई पॉइंट हो जाते हैं, सीआरई मतलब कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, ये जब सीआरई पॉइंट जितने कलेक्ट हो जाते हैं 100, तभी जा करके आप आरसीआई में अपना रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो 5 साल तक के लिए वैलिड होता है, जो पहले फ्रेश किए हुए होते हैं या एडिशनल किए हुए होते हैं, उसके बाद ही हमें करना होता है। तो अगर आपने उसे कर दिया है और अभी तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अब कोई भी सर्टिफिकेट आपके घर नहीं आता है। आपको ऑनलाइन आरसीआई में जा करके लॉगिन करना होता है, या लॉगिन से पहले साइन अप करना होता है, जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड बनता है, और उसी आईडी पासवर्ड में आपका जो सर्टिफिकेट है उसी में आरसीआई द्वारा अटैच कर दिया जाता है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये था कि सर अभी तक मेरा 1-2 दिन पहले ही आरसीआई रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ है, पहले मेरा था। तो आप रिन्यूअल कर लीजिए, रिन्यूअल कर लीजिए, और रिन्यूअल बहुत जल्द हो जाता है, समय नहीं लगता है। बाकी आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करना पड़ता है, उसको अपने पास रखिए, वो भी आपको काम आएगा वेरिफिकेशन के टाइम। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का आरसीआई रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है पहले लोग कर लिए थे, बट आता है और घर में कोई नहीं मिलता तो वो रह जाता है, वापस चला जाता है। उस मामले में आपके पास ना तो
सीआरआर सर्टिफिकेट है और ना ही आप आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, क्योंकि आईडी पासवर्ड आरसीआई की वेबसाइट में बनाने के लिए ई रजिस्ट्रेशन में आपको इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। सीआरआर नंबर तो आप स्टेटस से पता कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके सर्टिफिकेट में ही लिखी होती है। और अगर ऐसा किसी का है तो वो डायरेक्ट आरसीआई जा सकता है, वहां से अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर सकता है, फिर अपना आईडी पासवर्ड बना करके उसमें सारी चीजें उसको दिख जाएंगी, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ऑफलाइन सिस्टम खत्म कर दिया आरसीआई ने। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ना भेजना है और ना वो उधर से आपका सर्टिफिकेट भेजेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल था, बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कह रहे थे कि सर बहुत सारे जो सर्टिफिकेट थे मेरे, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन में ठीक है, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको आय जाति निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, इनमें पिताजी का नाम गड़बड़ हो गया है या हमारे नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो देखिए ये माइनर मिस्टेक है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि सभी में है, ये उस टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ है, तो बाकी वेरिफिकेशन की टाइम वो देख लेंगे। बाकी फाइनल मेरिट बनती है, आप उसमें फाइनली सिलेक्ट होते हैं, ये और भी अच्छी बात है। इसके अलावा एफिडेविट आप जानते हैं कि जो नोटरी वगैरह करते हैं वो बना देते हैं, आप उनके पास चले जाइए, आप अपना मैटर बता दीजिए, आपको आसानी से वहां पे आपका जो एफिडेविट है वो बन जाएगा। वो बता देंगे कितने रुपए में बनेगा, या फिर वो ये भी बता देंगे कि इसमें क्या लिखा जाएगा, वो उनके पास सारा मैटर रहता है। आपको सिर्फ जाना है, आधार कार्ड ले जाइए अपना, आप खुद वहां पर जाइए, अपनी समस्या बताइए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसका कोई सीरियल नंबर या उसमें ऐड करवाना चाहते हैं वो बता दीजिए, वो सारा कुछ करके दे देंगे आपका। या कचहरी जानते होंगे आप, वहां चले जाइए, वहां से भी बन जाता है। या आजकल मार्केट में भी बहुत सारे नोटरी की शॉप रहती है, वहां पे आपको मिल जाता है, वहां से अभी बनवा सकते हैं। इसके अलावा और भी सवाल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर इतने मार्क्स आए हैं, क्या चांसेस हैं, मतलब जैसे कि किसी के 103 आ गए, किसी के 110 आ गए, बोले सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, यानी कि अनरिजर्व से हूँ या ईडब्ल्यूएस से हूँ, सर मेरा हो जाएगा कि नहीं। देखिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो आप इडोजियर फॉर्म भर दीजिए, आगे का प्रोसेस, आगे का काम, फाइनल जो लिस्ट निकालेगा वो DSSB का काम है। मैं तो चाहता हूं सबका हो जाए, लेकिन आप भी जानते हैं सच्चाई वही है कि जितनी पोस्ट क्रिएट हुई थी उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। या फिर कभी कभी इन सिचुएशन को देखते हुए सीटें बढ़ भी जाती हैं और सीटें घट भी जाती हैं, ऐसा भी बोर्ड का कहना होता है, बहुत सारे लेटर्स में लिखा रहता है। तो वो डिपेंड करता है उतने समय में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का शॉर्ट लिस्ट नहीं भी हुआ है, उनको बहुत वीडियो पसंद आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं, जिनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उनको भी, जिनका नहीं हुआ है उनको भी। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, वैकेंसियां आती रहती हैं, सफलता असफलता जिंदगी के पहलू हैं, ये आते रहते हैं। लेकिन जब कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कैंडिडेट की सर हमारे 110 के आसपास मार्क्स थे, बट जनरलाइजेशन की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके मार्क्स कम हो गए, तो ये थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, दिमागी रूप से ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। बट जब DSSB जो बोर्ड होता है वो पहले से ये कह देता है कि ये 3 शिफ्ट में, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे हो सकता है कि कोई डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम जिस शिफ्ट में रहा हो, अगर उसका हटा देंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, इसीलिए वो नॉर्मलाइजेशन करता है। और 6653 जो कैंडिडेट हैं वो अपीयर हुए थे, और बाकी शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए हैं ये अभी उसने नहीं बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम दिए हैं और शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आरटीआई भी लगाएंगे, वो भी पता वहां से उनका चल सकता है। इसके अलावा
जितने भी और सारी आपकी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, लगभग कमेंट बॉक्स में भी मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच सकूं, आप तक जवाब दे सकूं। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है और मैं जवाब नहीं दे पाता, इन केस कभी कभी बिजी हो जाते हैं समस्याओं की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए अपना कमेंट या सवाल, क्वेश्चंस, या ईमेल कर सकते हैं, जो मैंने ईमेल वहां पे दे रखी है, और मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर जो थंब इम्प्रेशन है वो कैसे क्या करना है, उसमें तो थंब इम्प्रेशन मान मान लिया है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये लीगली होता है। जब बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, तो जो मेल कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन होता है वो लेफ्ट होता है, और जो फीमेल कैंडिडेट का जो थंब इम्प्रेशन होता है वो राइट होता है। लेकिन इन केस अगर किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसको एट ए टाइम प्रेजेंट होना पड़ता है, या उसको अपना फोटो वगैरह उसमें अपलोड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका थंब नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि ऐसी गाइडलाइन या ऐसा व्यवस्था निकाले हों DSSB बोर्ड ने, शायद मुझे नाम मिला हो, आप लोग शायद बेहतर जानते होंगे इस बारे में। तो ऐसा भी प्रावधान है। तो अगर कोई साथी ऐसा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है, उसका भी समाधान वो हो जाएगा, बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतने सवाल। अगर और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचूं, आप तक जवाब दूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।